नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए लूसेंट के सीरीज में आगे बढ़ाते हुए आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पीछे के वीडियो में आपने देखा होगा, जो इस्लाम धर्म एवं ईसाई धर्म के बारे में बता चुके हैं। तो इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में बता चुके हैं। तो इस्लाम धर्म से कुछ हम, जैसे आप यदि भूल गए होंगे तो कुछ उसका रिव्यू करवाना चाहेंगे। इस्लाम धर्म से क्या आपको बताए थे? इस्लाम धर्म से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन याद करना है। शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंधित था? इस्लाम धर्म से। शिया किसको कहते हैं? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद जो थे अली, उनके शिक्षाओं को शिया कहते थे। सुन्ना किसको कहते थे? हजरत मोहम्मद साहब के कथन और करनी को सुन्ना कहते थे। अभी भी आप देखे होंगे, जो भी लड़ाई होती है शिया सुन्नी का लड़ाई बहुत सुने होंगे। जैसे अभी अफगानिस्तान और वहां अफगानिस्तान का जैसे आप सुने होंगे, फिलिस्तीन का, वहां पे क्या था? यही शिया सुन्नी की लड़ाई है। तो शिया सुन्नी के बारे में समझ गए। शिया किसको बोलेंगे? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद के जो था अली, उनके शिक्षाओं का, और सुन्ना हजरत मोहम्मद साहब का कथन। फिर बोले थे जो हिजरी संवत कब था? तो हिजरी संवत आपको 24 सितंबर 622 ईस्वी को जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, उसी को हम हिजरी संवत कहा जाता है। और नेक्स्ट और संवत होता है जो कि आगे बताएंगे। इतना हमसे बोले थे, इसको इसमें याद करना है। नेक्स्ट हम बोले थे इस्लाम ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म का 2-3 क्वेश्चन बात पूछे थे। ईसाई धर्म का संस्थापक तो सबको पता होना चाहिए, ईसा मसीह। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। ईस्वी में याद रखना है, ऑप्शन में ईस्वी पूर्व भी रहेगा, तो घबराना नहीं, ईस्वी लगाना है। 33 ईस्वी में। चढ़ाने वाले कौन थे? जर्मन गवर्नर पेंटियस। उसके बाद ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? आप देखे होंगे, ईसाई जहां भी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था क्रॉस से, तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। तो अब नेक्स्ट में हम देखना चाहेंगे मगध साम्राज्य। बोले थे नेक्स्ट वीडियो आपको मगध साम्राज्य के बारे में मिलेगा। तो आज हम मगध साम्राज्य के प्रमुख राजवंश यानी कि मगध वंश पर, मगध साम्राज्य पर जो वंश ने अपना शासन किया था, उस वंश से रिलेटेड हम कुछ ट्रिक के माध्यम से आज हम टोटल पहले वंश के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम में आपको एक सीक्वेंस में दे दिया जाएगा, जो एक सीक्वेंस में अरेंज करो, जो कौन सा वंश कब आया था। तो सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत, वैसे यदि याद रखोगे बहुत दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक के थ्रू याद रखना है। ऐसे ही बहुत सारा आपको ट्रिक मिलने वाला है, आप सिर्फ चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में, सबसे पहले हम मगध साम्राज्य के बारे में बताने की कोशिश करें। अभी जो आप देख रहे होंगे बिहार का पटना, पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। टोटल ये सब एरिया जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जो कि सबसे पुराना साम्राज्य मगध साम्राज्य ही था। तो आज मगध साम्राज्य के बारे में कुछ ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक क्या है? मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन सा है? याद रखना, हसीना मासुक शाह। हसीना मासुक शाह सबकी पता होना चाहिए। जिसका भी भाई हसीना होगा, जिसको भी अपना हसीना होगा, सब अपना अपना हसीना मासुक की तरह लगता है। मासुक मतलब जानते होगे भाई, जो इसमें लाइन में हो भाई सब जानते होगे। जो हसीना मासुक शाह मतलब क्या हुआ, याद होना चाहिए। सबका हसीना कैसा है? मासुक जैसा है। तो ठीक से याद हो गया होगा। मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश क्या? सब अपना अपना नाम लेके भाई बोलेंगे। सपोज किसी का नाम कुछ है तो रोहन, सोहन, मोहन कुछ लगा देते हैं। जो रोहन का हसीना कैसा है? मासुक की तरह है, यानी कि हसीना मासुक तरह, हसीना मासुक सा। तो ट्रिक याद हो गया। अब हम देखेंगे उसका ट्रिक क्या है। हसीना बोले तो ह से हर्यक वंश, हसी सी से शिशुनाग वंश। एक सीक्वेंस में है, ये एक सीक्वेंस में ये अरेंज किया हुआ है। एक ऐसे ही आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हसीना ना से नंद वंश, मां से मौर्य वंश, मासुक सु से शुंग वंश, क से कन्नव वंश, सा से सातवाहन वंश। फिर बोलेंगे हसीना कैसा? मासुक सा। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, हसीना ना से नंद वंश, म से मौर्य वंश,
क से कन्नव वंश, हसीना मासुक, सा से सातवाहन वंश है, हसीना मासुक सा। तो आपको एक सीक्वेंस में ट्रिक से याद हो गया होगा। अब इसका टोटल संस्थापक के बारे में भी याद रखेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, ऑप्शन में बिंबिसार भी रहेगा और बिंदुसार भी रहेगा, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों रहेगा, आप कंफ्यूज मत होना है। बिंबिसार किसको, बिंबिसार नाम से ही लगा है बिंब, एक बिंब क्या होता है, एक स्तंभ होता है, स्तंभ क्या होता है, घर की प्रथम सीढ़ी क्या होता है, उसका बिंब बढ़िया होना चाहिए। तो चूंकि हम क्या बोले, इतिहास में स्टार्टिंग होता है हर्यक वंश, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य में भी स्टार्ट हुआ हर्यक वंश। तो हर्यक वंश कैसा होना चाहिए, इसका बिंब जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में बिंब है, यानी कि बिंबिसार। बिंदु नहीं याद रखें, बिंदु तो थोड़ा सा बिंदु होता है, तो थोड़ा सा यदि बिंदु हम याद रखें, थोड़ा क्या इतना चीज को संभाल नहीं सकता है। बिंब क्या होता है, एक पूरा, एक घर का एक पूरा फाउंडेशन उस पर खड़ा रहता है। तो उसको याद कैसे रखना है, बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें नाम भी है शिशुनाग वंश के संस्थापक, शिशुनाग, इसको कुछ याद करना नहीं है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, देखिए लास्ट में नंद है, नंद वंश के महापद्मनंद। इसमें क्या कंफ्यूजन में दे देगा, जो नंद वंश के संस्थापक में महापद्मनंद देगा और एक घनानंद भी दे देगा, लेकिन याद रखना है घनानंद नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के मौर्य वंश की स्थापना की हुआ था। तो याद रखना है नंद वंश का महापद्मनंद, ना कि घनानंद, घनानंद लास्ट शासक है, तो महापद्मनंद याद रखना है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसा करके आप ऑप्शन दे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य है, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय दूसरा था, वो अलग वंश का है। ये मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य है, इसमें प्रथम द्वितीय याद नहीं रखना है। वो जब हम देखेंगे गुप्त वंश में जाएंगे, समुद्रगुप्त विष्णुगुप्त के बाद समुद्र उसमें जाएंगे गुप्त वंश में, तो वहां देखेंगे हम, वहां पे सेकेंड थर्ड सब आया है। तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर भी कंफ्यूजन के लिए 2 3 4 करके कुछ दे देगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, वो नहीं याद रखना, सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, लास्ट में शुंग लगा हुआ है, पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पे याद रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कन्नव वंश में, तो कन्नव वंश का वासुदेव, कन्नव वंश का वासुदेव, इसको सिर्फ याद रखना है। टोटल तो ट्रिक से याद हो गया, सिर्फ एक याद रखना है कन्नव वंश का वासुदेव। और लास्ट में सातवाहन वंश का सिमुक, सातवाहन वंश का सिमुक। फिर से एक बार बोलेंगे, हर्यक वंश का, चूंकि स्टार्टिंग है हर्यक वंश मगध साम्राज्य का, एक बिंब बढ़िया होनी चाहिए, फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, तो हर्यक वंश के बिंबिसार। शुंग वंश, शुंग वंश के नाम हर्यक, सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। ना से नंद वंश महापद्मनंद, लास्ट शासक घनानंद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। कन्नव वंश वासुदेव। सातवाहन वंश सिमुक। तो टोटल वंश के बारे में आज याद हो गया होगा, उसका संस्थापक और साथ ही साथ उसका एक ट्रिक के थ्रू एक सीक्वेंस में आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम टोटल वंश के बारे में डिटेल से जानेंगे, जो कैसा कैसा वंश हुआ, उसमें भी जैसे बुक में पढ़ोगे आप, बुक में बहुत सारा लिखा हुआ है, इसको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ जितना हम बोलेंगे उसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके उसको याद करना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मगध साम्राज्य का डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। हम मुश्किल से 2 वीडियो में, मगध 2 या 3 वीडियो में सिर्फ एक, उसमें कुछ ज्यादा पढ़ना रहेगा, तो सिर्फ अशोक के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना रहेगा, क्योंकि अशोक में कुछ है शिलालेख के बारे में। अभी आपको पता चलेगा शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, इस बारे में पता चलने वाला है। तो चूंकि अशोक में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और कुछ ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आगे में ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। आपको जैसे मैं सुनने में आया अक्टूबर 15 तारीख के बाद, वैसे 8 तारीख से सुनने में आया, 8 तारीख से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो, एडमिट कार्ड आना चालू हो जाए, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, और जीडी बीच में जीडी भी है, तो जीडी का तो भी
कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्रुप डी के बारे में पूरा जैसे पता है, जो ग्रुप डी का अक्टूबर में अक्टूबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तैयारी करने का हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं। जब आपको एग्जाम का कुछ भी पता चले जो हाँ एग्जाम होने वाला है, आप क्या करो, सेट बनाना स्टार्ट कर दो। आप क्या करो, सेट प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके सेट प्रैक्टिस करो। सेट प्रैक्टिस से क्या होता है, तो आप यदि किसी का भी सेट प्रैक्टिस लो, टेक्स्ट बुक का लो, ग्रेडअप का लो, जिसका, या फिर बुक में आप प्लेटफॉर्म का बुक का सेट बनाओ, जो भी आप सेट बनाओ। सेट में होता क्या है, आपको अपना आकलन करने की टाइम मिलता है। सपोज आप कुछ बना रहे हो, बनाते बनाते सपोज परसेंटेज का देख रहे हो, जब मैथ में बना रहे हैं हर एक बार हमको परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रही है, या CISI में प्रॉब्लम हो रही है, या सिविक्स में प्रॉब्लम हो रही है, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम, जो भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यदि एक दो सेट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा हमको क्या चीज में प्रॉब्लम हो रही है। आपको जो आ रहा है वो अब बनाने की, वो कम बनाओ, जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर फोकस दो। जैसे आपको मैथ का टोटल चैप्टर आ रहा है, नंबर सिस्टम आ रहा है, SIC है बहुत बढ़िया है, परसेंटेज आपका अच्छा है, लेकिन आपको हो सकता है DI आपका प्रॉब्लम हो, तो आप ही परसेंटेज और नंबर सिस्टम में मत उलझे रहे। आप क्या करें, अभी भी आपके पास टाइम है, आप DI के ऊपर ज्यादा फोकस दें। यदि आपका साइंस चैप्टर प्रॉब्लम है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, आप क्या करो, बायोलॉजी के ऊपर ध्यान दो, जो है उसमें क्वेश्चन ना छूटे। हाँ, जब एडमिट कार्ड आ जाए तो फिर ऐसा कभी नहीं करना है। यदि एडमिट कार्ड आ गया तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको जो सिर्फ आ रहा है उसी के ऊपर ध्यान देना है, जो आया हुआ क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में मिस हो जाए। सबसे रिजल्ट नहीं होने का मेन रीजन क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, 10 को जैसे दे दिया A+B का होल स्क्वायर, और सपोज आप A+B का होल स्क्वायर में A² + B² + 2AB होता है, ऑप्शन में -2AB दे दिया, आप टिक मार के आ गए -2AB का। आपको तो आ रहा है भाई A+B का होल स्क्वायर है, लेकिन आप तो -2AB मार लिए हो, ठीक। घर आओगे बताओगे यार मेरा एक क्वेश्चन तो सही है, लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि आपसे होना नहीं चाहिए और नॉर्मल क्वेश्चन था। तो यही होता है, एग्जाम यदि एडमिट कार्ड आ जाए तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को और डिटेल से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें से क्वेश्चन ना छूटे, आया हुआ क्वेश्चन मिस ना हो। आप जब कभी भी सेट बना रहे हो, आप देखेंगे सेट में क्या होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन मान लो आप नहीं पढ़े, वो गलती हो रहा है, कोई भारी बात नहीं, गलती हो सकता है, लेकिन आप देखोगे यदि आपका 70 नंबर आ रहा है और 30 में मान लेते 15 आपका गलत है, तो आप 15 गलत में देखेंगे जो 3-4 ऐसा गलत होगा जो कि आपको आ रहा था क्वेश्चन, आपने सही से उसको पढ़ा नहीं, जिसके चक्कर में आपका वो गलती हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे 3 नंबर गलती हुआ तो आपका तो 3 नंबर माइनस के साथ साथ 1 नंबर और माइनस, 3 नंबर आपको आना चाहिए था, 70 3 73 होना चाहिए, लेकिन आपको आ कितना रहा है, 70 में से घट गया 69 नंबर आ रहा है। जहां पे आपको 73 नंबर आना चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, वहां पे आपको 69 नंबर आ गया। 3 नंबर तो आपको चल गया, जो कि वो 3 नंबर तो आपको जाना नहीं चाहिए, वो तो खुद आपको आ रहा है। तो यदि एडमिट कार्ड आ जाए तो एडमिट कार्ड आने के बाद सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, जो हमको जो क्वेश्चन आ रहा है वो वहां पे मिस ना हो। एग्जाम हॉल में हो सकता है आप 100 क्वेश्चन ना पढ़ो, कोई बात नहीं, 100 क्वेश्चन आप ना पढ़ो, लेकिन जितना क्वेश्चन आप पढ़ो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आप बना रहे हो वो 100% दिमाग में रखना है। जो आने वाला क्वेश्चन उस पर ज्यादा फोकस दो, जो नहीं आ रहा है उसको आप यदि स्किप भी कर ले हो तो चलने वाली बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो, जो वो गलती ना हो जाए। आप एग्जाम में देखे होंगे देता है एक आयत की अर्ध परिमिति, या दे दिए एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतना, उसका अर्ध परिमिति ज्ञात करें। आदमी को ध्यान रहता है भाई अर्ध परिमिति नहीं ध्यान रहता, उसको ध्यान रहता अच्छा एक आयत की लंबाई चौड़ा दिया, परिमिति बोल रहा है, चलो भाई परिमिति मार दिया, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। एग्जाम में क्या है भाई, अर्ध परिमिति है। ऐसा छोटा छोटा चीज बहुत होता है, मेरे साथ खुद हुआ है, बहुत हुआ ऐसा दे दिया एग्जाम में एक आयत का अर्धव्यास इतना है, एक आयत का अर्धव्यास दे दिया 5 सेंटीमीटर है। आप ध्यान में रखें, चलो एक आयत का व्यास 5, उसको आधा करके त्रिज्या निकाल के मैथ बना दिया, आपको ऑप्शन में फर्स्ट आंसर वही रहेगा जो आप व्यास लगा के बनाए हो। तो लेकिन वहां पे क्या दिया है, एक वृत्त का
क्या है, अर्धव्यास नहीं, एक वृत्त का अर्धव्यास दिया, मतलब क्या हुआ, एक वृत्त की त्रिज्या दिए हुआ है। आप तो अर्धव्यास के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान में दिए जो एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, इसका हम त्रिज्या निकाल के क्षेत्रफल निकाल दे, मेरा सही हो गया। लेकिन वहां पे व्यास नहीं है, वो अर्धव्यास है, बोले तो त्रिज्या है। ऐसे छोटी छोटी चीजों पे आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ऐसे ट्रिक के साथ, आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने की, जो कि आपको एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट।